वंदे भारत में सबसे पहले बात अयोध्या के राम मंदिर की, भारत के हर सनातनी की आस्था से जुड़ा हुआ विषय। लेकिन सियासी दलों से जुड़े हुए धुरंधर अपने सियासी खिचड़ी पकाने से बाज नहीं आ रहे, लगातार जहरीले बोल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता इसमें सबसे आगे हैं, क्योंकि आए दिन आरजेडी का कोई ना कोई नेता राम मंदिर को लेकर विवादास्पद बयान देता है। एक बार फिर से ये हुआ। ऐसे में सवाल ये कि बार बार अयोध्या पर आघात क्यों किया जा रहा है। इसके साथ चीन की चालबाजी की बात होगी, उसकी विस्तारवाद नीति की, लेकिन उस पर भारत लगातार लगाम लगा रहा है। चीन का हिंदुस्तान के प्रति नजरिया भी बदला है और इसी का जिक्र ब्रिटेन दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया। लंदन से राजनाथ सिंह ने ड्रैगन को खूब लताड़ लगाई और सख्त संदेश भी दिया है। इसके साथ ही भारत के पूर्व राजनयिक अजय बिसारिया ने एक किताब लिखी है और किताब का नाम है एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। किताब में बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात को लिखा गया, जिसमें यह बताया गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान कैसे घबराए हुए थे। करीब 5 साल बाद एक बार फिर से पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम की नींद फाख्ता हो गई है और वजह बालाकोट है। पाक पीएम ने बालाकोट को लेकर क्या कहा है, तफसील से आपको इसकी डिटेल्स में देने वाली हूं। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात अयोध्या की ही करेंगे, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को अब महज 11 दिन का ही वक्त बचा है। 22 जनवरी को अयोध्या में पूजा होने वाली है और इसके लिए पूरा देश इस वक्त राममय है। लेकिन आरजेडी के नेता मंदिर के बहाने लगातार विवादित स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंदिर को बताया था कि यह मानसिक गुलामी की तरफ लेकर जाता है, और अब आरजेडी के ही विधायक फतेह बहादुर ने भगवान राम को काल्पनिक बता दिया है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए महज 11 दिन बचे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। 22 जनवरी का इंतजार देशवासी कर रहे हैं, मगर आरजेडी के नेता राम मंदिर के विरोध में सुर अलापने में जुटे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार विरोध की बात कर रहे हैं। ये सभी लालू के सुरमा हैं और पिछले कुछ दिनों से एक एक कर सभी नेता राम मंदिर को लेकर विवादित स्टेटमेंट दे रहे हैं। कुछ दिन पहले मंदिर को मानसिक गुलामी की निशानी बताने वाले फतेह बहादुर अब भगवान राम को काल्पनिक बता रहे हैं। और जिस राम मंदिर की बात अब करते हैं, उस राम मंदिर को तो ललई सिंह यादव जी ने 1976 में जो सची रामायण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो उनका एक आदेश आया था, वो तो आदेश स्पष्ट दे दिया था कि रामायण और रामायण का सभी पात्र काल्पनिक हैं। इससे पहले फतेह बहादुर ने पटना में एक पोस्टर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और राबड़ी देवी के आवाज के सामने लगवाया था, जिसमें लिखा था कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का रास्ता। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। फतेह बहादुर लगातार जहरीले बोल रहे हैं, लगातार राम मंदिर के विरोध की आवाज बुलंद करने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है, आखिर बार बार मंदिर का विरोध क्यों? श्री राम का अपमान आए दिन क्यों किया जा रहा है? क्या तुष्टीकरण की सियासत कर रही है लालू की पार्टी? राम पर सवाल उठाने वाले दूसरे धर्म पर ऐसी बात कर सकते हैं? सनातन पर जहरीले बोल कोई नया नहीं है, मगर आरजेडी के नेता पिछले कुछ दिनों से लगातार बोल रहे हैं और इस पर ब्रेक लगता भी नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर के हिसाब से अयोध्या नगरी का पुराना नाम साकेत हुआ करता था, जहां पर बौद्ध भिक्षुओं को खत्म कर अयोध्या को बसाया गया। लेकिन फतेह बहादुर के दावों में दम कितना है, आइए इतिहास के नजरिए से आपको ये समझा देती हूँ। दरअसल अयोध्या का सबसे पहला वर्णन आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा, जिसमें अयोध्या को ईश्वर की नगरी बताते हुए इस शहर की तुलना स्वर्ग से की गई थी। ये वही अथर्ववेद है जिसकी रचना 7000 से 1500 ईसा पूर्व की गई, जबकि बौद्ध धर्म 563 ईसा पूर्व है, यानी कि अथर्ववेद के निर्माण के 937 साल बाद। और यह तथ्य इस बात को स्थापित करता है कि फतेह बहादुर का बयान कितना बेसलेस नजर आता है। अयोध्या भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। हालांकि ऐसा हो भी क्यों ना, ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि जो है, ये शहर पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। और इस धार्मिक शहर के बारे में आपको कुछ जानकारी भी दे देते हैं। दरअसल अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर कहा गया है और इसकी तुलना स्वर्ग से की गई।
स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या नगरी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसी हुई है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा, मनु, देव, शिल्पी विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ को अपने राम अवतार के लिए भूमि चयन करने के लिए भेजा था, जिसके बाद भगवान विश्वकर्मा ने इस नगर का निर्माण किया। अयोध्या को अवधपुरी भी कहा जाता है। अवध यानी कि जहां पर किसी का वध ना होता हो। ये है अयोध्या और उसका इतिहास। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। बात शिवसेना की करेंगे, क्योंकि शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आ चुका है और महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने शिंदे गुट वाली शिवसेना को ही असली शिवसेना माना है। स्पीकर ने 105 मिनट तक अपने आदेश के मेन पॉइंटर्स को पढ़ा और इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को खारिज कर दिया। इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति का एक चैप्टर क्लोज हो चुका है और अब महाराष्ट्र की सियासत का दूसरा चैप्टर खुलने वाला है। चाचा बनाम भतीजे वाला चैप्टर। माना यह जा रहा है कि एनसीपी विधायकों के अयोग्यता वाले मामले पर 31 जनवरी तक फैसला आ सकता है। अब बंद होगा महाराष्ट्र की सियासत का दूसरा चैप्टर। असली शिवसेना के बाद अब असली एनसीपी की बारी। फैसला शिंदे गुट के पक्ष में, मगर खुशी अजीत पवार को। असली शिवसेना कौन? ये सवाल पिछले 18 महीने से पूछा जा रहा था और इस सवाल का जवाब महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने दे दिया। 10 जनवरी को उन्होंने बता दिया कि एकनाथ शिंदे की गुट वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। फैसला आते ही शिंदे गुट ने जश्न मनानी शुरू कर दी, लेकिन कहा जा रहा है कि स्पीकर के फैसले के बाद अजीत पवार गुट में भी काफी खुशी है। अजीत पवार गुट को लग रहा है कि भविष्य में उनकी पार्टी असली शिवसेना कहला सकती है। असली एनसीपी पर भी विधानसभा अध्यक्ष जल्द ही मुहर लगा देने की बात कह रहे हैं। नहीं, वो भी हम जल्दी से जब भी वो निपटाएंगे और उस पर भी फैसला देंगे। जो कानूनी प्रावधान है वो तो सभी के लिए एक ही रहेंगे, लेकिन हर केस के फैक्ट्स अलग रहते हैं और उसके ऊपर देखकर हम निर्णय लेंगे। अजीत पवार गुट ने पहले ही चुनाव आयोग से संपर्क किया है। याचिका में कहा गया है कि अजीत पवार को एनसीपी के प्रमुख के रूप में मान्यता दी जाए और घड़ी चुनाव चिन्ह उनके ही गुट को आवंटित की जाए। चुनाव आयोग ने सभी पक्षों का फैसला सुना है और फैसले को सुरक्षित रख लिया है। इस बीच खबर है कि विधानसभा अध्यक्ष इस महीने के आखिरी तक अपना फैसला सुना देंगे। चाचा वर्सेस भतीजे की लड़ाई की कार्यवाही 6 जनवरी से शुरू हो चुकी है। 18 जनवरी तक सभी पक्ष गवाहों की सूची का आदान प्रदान करेंगे। 20 जनवरी को गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है। अंतिम सुनवाई 25 से 27 जनवरी के बीच हो सकती है। 31 जनवरी तक स्पीकर अपना फैसला सुना सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में स्पीकर को निर्देश दिया था कि 31 जनवरी तक अपना फैसला सुना दें। ऐसे में इस बात की पूरी उम्मीद है कि 31 जनवरी वो तारीख होने वाली है जब महाराष्ट्र की सियासत का दूसरा चैप्टर भी बंद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविख्यात विश्वविद्यालय है और इस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा भी प्राप्त है। यूनिवर्सिटी से अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करने की मांग एक लंबे वक्त से हो रही है और पिछले 3 दिन से देश की सबसे बड़ी अदालत में इसको लेकर सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पीठ इसको लेकर सुनवाई कर रही है, जिसमें कई सारे सवाल किए जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश शर्मा की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय प्रशासन से जो सवाल पूछे हैं उनको आपके सामने ब्यौरे के तौर पर रख देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू से यह पूछा कि उसका अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा आखिर जायज कैसे है, ये आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया कि एएमयू की 180 सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल में महज 37 मुस्लिम सदस्य हैं।
इस पर एएमयू के वकील राजीव धवन ने कहा कि एएमयू एक्ट के तहत विश्वविद्यालय का न्यायालय कहा जाता है। राजीव धवन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का राइट है। और इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एएमयू एक राष्ट्रीय संस्थान है, न कि अल्पसंख्यक संस्थान है। ये दलीलें रखी गई हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। एक वक्त था जब पड़ोसी मुल्क चीन आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगलता था, भारत के खिलाफ नापाक हरकत करता था, लेकिन पिछले 10 साल में हालात बदले। खास करके गलवान में हिंसक झड़प के बाद जब भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया, इसके बाद भारत लगातार चीन को सख्त संदेश देते आ रहा है। और एक बार फिर से लंदन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी मुल्क की क्लास लगा दी है। राजनाथ की ललकार, बीजिंग में कोहराम। लंदन से चीनी राष्ट्रपति को सख्त संदेश। रक्षा मंत्री की दो टूक, अब भारत कमजोर नहीं। दुनिया में भारत की धाक बढ़ती जा रही है। हर प्लेटफॉर्म पर भारत अपनी बात को मजबूती से रख रहा है, चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। भारतीय अटैक से चीन भी सख्ते में है, लिहाजा भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगा है। यानी चालबाज चीन का नजरिया अब हिंदुस्तान के प्रति बदल गया है। और इसी का जिक्र कर लंदन दौरे पर गए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ड्रैगन को लताड़ लगाई और सख्त संदेश दिया। चाइना को मानते तो हैं, भारत का अपोनेंट है, मेजर अपोनेंट उसे मानते हैं। हम नहीं मानते, चाइना मानता होगा, लोग मानते हैं। 2020 में जो भारत और चीन के बीच फेस ऑफ हुआ था, उसमें हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, शायद उसके कारण चाइना की धारणा भारत के बारे में बदल गई है। दरअसल कुछ दिन पहले चीन के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने भारत की तारीफ की। चीन भी अब समझ गया है कि भारत से पंगा लेना टफ है, क्योंकि भारत न केवल अपनी सरहद की हिफाजत के लिए फुल एक्शन में है, बल्कि तेज गति से आर्थिक विकास कर रहा है। यही वजह है कि राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि अब कोई भारत को लाल आंख नहीं दिखा सकता। वैसा नहीं है कि भारत को आंख दिखाकर यूं चाहे तो निकल, जोनियांग या कुछ ऐसे ही नाम है उनका। उस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि चाइना में भारत के बारे में जो एक परसेप्शन पहले था, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया। अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है, यानी भारत की ताकत को स्वीकार करने। यह था भारत के बारे में धारणा बनी। राजनाथ सिंह लंदन में 22 साल बाद कोई भारतीय डिफेंस मिनिस्टर लंदन गया है, जहां पर राजनाथ सिंह का ग्रैंड वेलकम किया गया। राजनाथ सिंह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिले, साथ ही प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया, जिसमें चीन को निशाने पर लिया। डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन को आड़े हाथ लिया। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में एस जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए नियमित द्विपक्षीय बातचीत पर दृढ़ता और धैर्य दिखाना जरूरी है, क्योंकि सीमा मुद्दे से अलग ये भी एक जरूरी मुद्दा है कि भारत को एक रणनीतिक इकाई के रूप में कैसे माना जाता था। विदेश और रक्षा मंत्री ने बता दिया कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। ये नया भारत है और देश कोई भी हो बराबरी में बात करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।